गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई की भूमिका एवं कार्य के संदर्भ में शिक्षा का विकेंद्रीकरण। आइए इसमें हम जानेंगे पंचायती राज के गठन का उद्देश्य क्या था, पंचायती राज का अर्थ, पंचायती राज संस्थाओं का विकास, पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, पंचायत के कार्य, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, शिक्षा का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाएं के बारे में हम जानेंगे। पंचायती राज के गठन का उद्देश्य गांव को मजबूत और सक्षम बनाना है। शिक्षा स्तर पर सुधार, स्वच्छता, जल संरक्षण, तालाबों का निर्माण, कृषि स्तर पर सुधार की व्यवस्था से है। पंचायती राज का अर्थ सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि प्रत्येक कर्मचारी के संगठन में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसमें सब कार्य एक जगह संचालित न होकर अलग अलग जगह व स्तर से संचालित होता है। उन कार्यों से संबंधित निर्णय उसी स्तर पर लिए जाते हैं तथा उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी उसी स्तर पर होता है। ब्रिटिश काल 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। 1882 के आसपास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। पंचायती राज संस्थाओं का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही है, पर पंचायती राज संस्थाओं को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण समय समय पर हुआ। आइए जानेंगे कौन कौन सी समितियों का निर्माण हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का सुझाव दिया। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। अशोक मेहता समिति 1977 इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। मंडल स्तर पर मंडल परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव दिया और इन्होंने ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। पीवी के राय समिति 1985 इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का सुझाव दिया। इसी प्रकार 1986 में सिंधु समिति और 1988 में थुनका समिति का निर्माण हुआ। 73वें संविधान संशोधन 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावित हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 में क से लेकर ड़ और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज के दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। 73वें संविधान संशोधन 1993 को इन्होंने अनेक सुझाव दिए कि इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्रीय पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। इस कानून में ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन का सुझाव दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना। जिला स्तर पर जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। जिला परिषद की हम संरचना को देखते हैं। इसमें अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है। इनका निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। उस क्षेत्र के लोकसभा विधानसभा के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। देखा जाए जो लोकसभा विधानसभा के सदस्य हैं वो भी इसके हिस्सा हो सकते हैं यदि वो उस क्षेत्र के हैं। उस क्षेत्र के राज्यसभा विधानसभा परिषद के सदस्य जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो, इसमें वो सदस्य भी हो सकते हैं जो राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नेम है। पंचायत समिति के भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। सरकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। पंचायत समिति की संरचना को देखते हैं। इसके अध्यक्ष को हम प्रमुख या प्रधान कहते हैं। उपाध्यक्ष होता है,
इनका निर्वाचन भी जनता के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा या विधानसभा के सदस्य यदि इसका हिस्सा है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इस क्षेत्र के हैं तो वो भी हिस्सा ले सकते हैं यदि उनका वोटर लिस्ट में नेम है। गांव के सरपंच भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, जिनके सरकारी अधिकारी होते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। SC/ST को क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान, OBC को राज्य विधानमंडल निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। माह में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें सरपंच या ग्राम प्रधान या मुखिया कहा जाता है। उपाध्यक्ष होते हैं। पंचों की संख्या 5 से 13 के बीच होती है। और जो सरकारी अधिकारी होती हैं पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक होते हैं। पंचों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, SC/ST को गांव की जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को कम से कम 1/3 के अनुपात में, OBC को राज्य विधानमंडल निर्देशानुसार। इसी प्रकार सरपंच को हर गांव में चक्रानुचक्र में आरक्षण मिलेगा। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि ग्राम पंचायत पहले ही विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर ही चुनाव कराने होंगे। माह में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। ग्राम सभा, अधिकांश राज्यों में प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी ग्राम पंचायत के सदस्य को ग्राम सभा कहा जाता है और उस कंस्टिट्यूंसी सभी मतदाता इसके सदस्य के ही जाते हैं, जबकि कुछ राज्यों में इसे वार्ड सभा या पाली सभा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे ग्राम संसद कहा जाता है। यही ग्राम पंचायत के सभी मतदाता ग्राम सभा का गठन करते हैं। ग्राम सभा की समानता कम से कम वर्ष में 2 या 4 बार तो मीटिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के रजिस्टर्ड वोटर हैं और कम से कम ग्राम सभा में 200 सदस्य होने चाहिए। पंचायत के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। संविधान के अनुसार पंचायत अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बना सकती है और उन्हें क्रियान्वित कर सकती है। इन कार्यों के संपादन के लिए राज्य वित्त आयोग की स्वीकृति के आधार पर वित्त उपलब्ध करा सकती हैं। पंचायत के कार्य विभिन्न समितियों में बंटे होते हैं। इन समितियों को स्थायी समितियां या उप समितियां कहते हैं। इनमें प्रत्येक समिति का एक सदस्य इंचार्ज होता है, जबकि पंचायत का संपूर्ण चार्ज चेयरपर्सन पर होता है। वित्त आयोग की अनुमति के अनुसार सरकार से ग्रांट प्राप्त करके पंचायत योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त फंड प्राप्त करती है। पंचायत राज्य सरकार के नियमानुसार टैक्स, फीस, पेनल्टी आदि के द्वारा रेवेन्यू एकत्रित कर सकती है। पंचायत को अधिकारी द्वारा सपोर्ट किया जाता है और इसमें अधिकारियों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होती है। पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत समाज की लोकतंत्री संरचना को शक्तिशाली बनाने का कार्य सम्मिलित किया गया और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को माध्यम बनाया गया। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के नए आयाम जोड़े गए। इनके अंतर्गत ग्रामीण ढांचागत विकास, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की उच्च व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए और इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करेगा। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इस विभाग ने विकास की विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं में मुख्यतः संपूर्ण स्वच्छ अभियान, ग्राम विकास योजना, किसान बाजार और लाइफ स्टॉक मार्केट आदि प्रारंभ किए हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर नाली व्यवस्था को भी सम्मिलित किया गया है। इन स्कीमों के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण विकास के सपने को पूर्ण करने का प्रयास कर रही है। इस विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आवश्यकता है सही व्यवस्था और सही दिशा देकर प्रभावी नियंत्रण की। शिक्षा का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाएं। शैक्षिक दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं का विशेष महत्व है। यह संस्थाएं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनका विकास भी करती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र प्रणाली प्रारंभ हुई सिद्धांतों को स्वीकार कर शैक्षिक विकास को गति प्रदान की गई है। भारत में अधिकतर राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के लिए इन संस्थाओं को पूर्णतः उत्तरदायी स्वीकार किया गया है। राज्य सरकार का इन संस्था पर नियंत्रण होता है और यह संस्थाएं संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। संस्थाओं के 3 स्तर: ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर।
शैक्षिक विकेंद्रीकरण करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला परिषद या जिला बोर्ड की स्थापना की गई है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को इनके अधीन ब्लॉक या पंचायत समितियों को प्रदान की गई है और शिक्षा संबंधी सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रत्येक परिषद या बोर्ड में एक शिक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिला अधिकारी प्रदेश सदस्य के रूप में, जिला प्रमुख सदस्य के रूप में, पंचायत समितियों से निर्वाचित एक प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इन संस्थाओं शैक्षिक दृष्टि से निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। जिला परिषद, जिला बोर्ड। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा प्रबंधन की दृष्टि से जिला परिषद सर्वोच्च स्तर है। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। जिला परिषद के अंतर्गत कई समितियां होती हैं। इनमें शिक्षा समिति भी होती है जो प्राथमिक शिक्षा और कुछ सीमा तक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। शिक्षा समिति जिले की शिक्षा के लिए नीति निर्धारित करती है, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, सेवक की दशा निर्धारित करती है, वित्तीय सहायता और निरीक्षण करती है। जिला परिषद की सहायता के लिए एक एक तहसील और एक एक क्षेत्र ब्लॉक में बांटा गया है। कुछ राज्यों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पंचायत समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है और प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र विकास अधिकारी कहा जाता है। यह पंचायत समितियां जिला परिषद के लिए कार्य करती हैं और अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। ब्लॉक पंचायत समिति। इस स्तर पर 3 अधिकृतियां हैं: पंचायत समिति, ब्लॉक अधिकारी, सहायक उप शिक्षा अधिकारी। प्रधान पंचायत समिति के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ब्लॉक अधिकारी राज्य की सेवा का सदस्य होता है कि वह राज्य की नीतियों और नियमों के अनुरूप समिति का विकास करने में सहायता करता है। शिक्षा विभाग में सहायक उप शिक्षा अधिकारी समिति के शैक्षिक विकास, शिक्षा के विस्तार और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। पंचायत समिति के कार्य: नए विद्यालयों की स्थापना एवं भवनों का निर्माण करना, प्राथमिक शिक्षा के विकास और अन्य क्रियाओं में जिला बोर्ड की शिक्षा समितियों की सहायता करना, विद्यालयों के रखरखाव व सजावट, उपकरण आदि प्रदान करना, शिक्षा समिति के आदेश अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के शिक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। ग्राम पंचायत स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रबंधन की दृष्टि से ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये प्राथमिक शिक्षा के विकास, प्रचार और प्रसारण के लिए प्रसारित हैं। कई राज्यों में तो कानून बनाकर प्राथमिक शिक्षा का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। नगर पालिका स्तर। नगर पालिका नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करता है। नगर पालिका 2 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रथम अधिकृत नगर पालिका। प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक व्यय करती है। इन्हें अधिकार होता है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा समिति का शिक्षा बोर्ड का निर्माण करें और इन्हें अपने विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वयं के विद्यालय निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार भी होता है। दूसरा है द्वितीय अनाधिकृत नगर पालिका। ये वे नगर पालिकाएं होती हैं जिनका शिक्षा पर वार्षिक व्यय 1 लाख रुपए से कम होता है। यहाँ शिक्षा का अंतिम उत्तरदायित्व जिला परिषद होता है। यह तो शिक्षा विकास का कार्य करती है। इन्हें शिक्षा प्रबंधन में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। नगर पालिका का प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है। इसकी सहायता के लिए कार्यकारिणी के प्रधान और उसके सचिव की नियुक्ति भी की जाती है। अधिकृत नगर पालिका के कार्य। अधिकृत नगर पालिका अनेक विभागों के माध्यम से प्रशासनिक कार्य संपन्न करती है और शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के प्रशासन संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। शिक्षा सुप्रिंटेंडेंट इसका प्रमुख अधिकारी होता है। इसके द्वारा नगर पालिका की शिक्षा संबंधी नीतियाँ, योजनाएं एवं विभिन्न क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है नगरीय प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना, उन पर नियंत्रण रखना, उनका पर्यवेक्षण करना और इन विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। नगर पालिका का शिक्षा विभाग शिक्षा समिति का अधीन कार्य करता है। शिक्षा विभाग नगर में पुस्तकालयों, वाचनालयों की व्यवस्था भी करता है और साथ ही शैक्षिक कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जैसे विद्यालयों की स्थापना करना, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति करना और उनकी सेवा दशाएं निर्धारित करना। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना, निरीक्षण की व्यवस्था करना और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना नगर पालिका का कार्य होता है। थैंक यू।